हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को रिवाइज करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी हमने मस्त तरीके से हमें आ गई है और आज हम इसकी समरी को, इसके पूरे थ्योरी को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सेल डिवीजन का आधार क्या है, क्यों सेल को डिवाइड करना पड़ता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे सेल ग्रो करता है, जैसे सपोज करिए ये सेल ग्रो करेगा तो इसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और इसके साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, यानी ओवरऑल ये रेशियो डिक्रीज हो रहा है। कौन सा रेशियो? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज हो रहा है, यानी साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ रहा है, न्यूक्लियस कंपैरेटिवली कम बढ़ रहा है। तो अब ये न्यूक्लियस इस बढ़े हुए साइटोप्लाज्म को संभाल नहीं पाएगा और इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड क्यों करना पड़ता है? टू रीस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। और ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है जब सेल की ग्रोथ होती है। इतना हमने अच्छे से समझते हैं हम। चलिए अब आइए हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। पहले हमने समझते हैं कि 3 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। बट हम आज जो रिवाइज करेंगे वो जो एनसीईआरटी में दिए माइटोसिस और मियोसिस को करेंगे। दोनों में ही सबसे पहला वर्ड हमें सीखना है सेल साइकिल। सेल साइकिल का सिंपल सा मतलब होता है जैसे ही एक सेल बना तुरंत डिवाइड नहीं करता, पहले ग्रो करेगा फिर डिवाइड करेगा, फिर वो ग्रो करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इस पूरे को सेल साइकिल बोलते हैं। इस दौरान वो अपना डीएनए यानी जीनोम भी डबल करेगा, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स डबल करेगा, सेल ऑर्गेनेल, सेंट्रोसोम, हिस्टोन, प्रोटीन सब कुछ डबल करेगा और फिर फाइनली डिवाइड करेगा। यानी सेल साइकिल के अंदर वो अपना जीनोम डबल करेगा, हम सीखते हैं एस फेज के अंदर, बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बनाएगा G1, S, G2 के अंदर, एंड फाइनली डिवाइड करेगा जिसे हम M फेज अभी सीखते हैं, और 2 डॉटर सेल बनाएगा। इस पूरी घटना को सेल साइकिल बोलते हैं। यानी सेल साइकिल के 2 मेन फेजेस हो गए हैं। एक जहां पे सेल तैयारी करता है, सेल साइकिल के 2 बेसिक फेजेस हैं, 2 बेसिक फेज। एक जहां सेल तैयारी करता है जिसे बोलते हैं इंटरफेज, और एक जहां एक्चुअली डिवीजन होता है जिसे बोलते हैं एम फेज। एम मतलब माइटोटिक फेज। अब माइटोसिस हो या मियोसिस हो, मतलब एक्चुअली डिवीजन जहां पर होगा, दिस इज द फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। और इंटरफेज जो है, दिस इज द फेज ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेटरी फेज भी इसे कहते हैं, इसीलिए इसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। सेल बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहा, बहुत काम कर रहा है, सिर्फ इसीलिए रेस्टिंग कह रहे हैं क्योंकि अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर हम टोटल सेल साइकिल की बात करें तो 95% से ज्यादा समय अकेली तैयारी में लगता है और मात्र 5% के टाइम में ही डिवीजन हो जाता है, यानी इंटरफेज इज मच मच लॉन्गर। पूरी की पूरी सेल साइकिल जो है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है और इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग होगा। सो ड्यूरेशन जो है इट वेरीज विथ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो सेल टाइप टू सेल टाइप। अलग अलग एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग सेल के अंदर भी अलग अलग ड्यूरेशन होगा सेल साइकिल का। 2 सेल टाइप अलग अलग होगा। जैसे हमें एग्जाम्पल जो देते हैं एनसीईआरटी, वो देती है एग्जाम्पल यीस्ट की सेल साइकिल है 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट में जो एक नया यीस्ट सेल बना है वो ग्रो करेगा, प्रिपरेटरी फेज में जाएगा, इंटरफेज यानी कि, और उसके बाद डिवाइड करके 2 यीस्ट बना देगा। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा है हमारा ह्यूमन सेल। हमारा सेल 24 आवर्स की सेल साइकिल है, यानी एक सेल से 2 सेल बनने में 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें से 23 आवर्स प्रिपरेटरी यानी इंटरफेस के हैं और 1 आवर एम फेस का है। 5% टाइम हम कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेल जैसे ही बना इंटरफेज में गया, फिर एम, फिर 2 बन गए, फिर इंटरफेस, फिर एम, फिर इंटरफेस, फिर एम, यानी इंटरफेस 2 एम के बीच का टाइम है और एम फेज 2 इंटरफेस के बीच का टाइम है। आप कुछ भी कह सकते हैं। सो बिटवीन 2 इंटरफेस, और यहां हो जाएगा बिटवीन
टू एम फेज, एक ही बात है, एम फेज इंटरफेज, एम फेज इंटरफेज, एम फेज इंटरफेज, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। चलिए अब आइए हम सेल साइकिल को डायग्रामेटिकली एक बार बनाकर समझ लेते हैं। तो सपोज करिएगा कि ये हम साइकिल है तो राउंड बना रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है, इंटरफेस के 3 हिस्से हैं, G1, S एंड G2। तो ये मान लीजिए है G1, ये है S और ये है G2। इस पूरे को मिलाकर इंटरफेज कहते हैं। तो इंटरफेज के 3 पार्ट्स हो गए, G1, S एंड G2। दिस इज इंटरफेज। नाउ एम फेज के फिर 2 पार्ट्स होते हैं, एक पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, यानी न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस इज इक्वल टू ये पूरा बनेगा एम फेज। तो G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तब जाकर अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। नाउ न्यूक्लियर डिवीजन के फिर 4 स्टेजेस हम पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज और फिर आएगा टीलोफेज। चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो G1 जो है, आप उसे और क्या क्या कह सकते हो, G1 के नाम है ग्रोथ फेज 1 या गैप फेज 1। गैप फेज 1 ये एम फेज के बाद हो रहा है, एम फेज के बाद, तो इसे पोस्ट माइटोटिक भी कहते हैं। और ये एस फेज के पहले हो रहा है तो इसे प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। ये सारे इसके नाम हैं। नाउ एस का मतलब सिंपल हो गया है, ये है सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज। नाउ G2 को हम क्या कह सकते हैं, ये गैप फेज या ग्रोथ फेज 2 हो जाएगा, जैसे गैप फेज ग्रोथ फेज 1 है। इसके अलावा ये S के बाद हो रहा है तो पोस्ट सिंथेसिस हो जाएगा, और M के पहले हो रहा है तो प्री माइटोटिक भी कहला सकता है। नाउ एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, डीएनए केवल स्पेसिफिक एस फेज में ही डबल होता है। तो यहां पे डीएनए डबल होगा यानी डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए हिस्टोन से चिपका रहता है, बाइंड रहता है, यानी यहां पे हिस्टोन प्रोटीन भी डबल होगा, यानी हिस्टोन का सिंथेसिस भी यही होगा। और जब हिस्टोन बनेगा, डीएनए बनेगा और दोनों लिपट जाएंगे, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि क्रोमैटिन डबल हो गया। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा है कि क्रोमैटिन वो धागा है जिसमें हिस्टोन के ऑक्टामर पे डीएनए की कॉइलिंग होती है। सो आप क्रोमैटिन डुप्लीकेशन भी बोल सकते हो, एस में ही होगा जहां पे डीएनए डबल होगा। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। नाउ यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं 90 डिग्री पर, वो भी डबल होंगे। तो यहां पे सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन भी होगा, पर वो केवल ऑफ कोर्स एनिमल सेल में ही होगा, क्योंकि प्लांट्स में तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होता है, तो एनिमल सेल में होगा। और ये घटना साइटोप्लाज्म में घटेगी ऑब्वियसली, क्योंकि सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो एक बारे में बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, ये पूरा जेनेटिक मटेरियल की डबलिंग होना और सेंट्रोसोम की डबलिंग होना वो एस फेज में होती है। नाउ साइटोप्लाज्म लगातार सब स्टेजेस में बढ़ रहा है, पर मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ वो यही होती है। सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म यही बनता है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे ज्यादा देर सेल इसी में रहेगा, तो सबसे ज्यादा काम भी यही होता है। यहां पे डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी, वो सब कुछ बन के तैयार हो जाता है। राइट नाउ ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स भी यहीं डबल हो जाते हैं, ये एनसीईआरटी की समरी में दिया है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलर डुप्लीकेशन ये एनसीईआरटी में दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरएनए, प्रोटीन, वो सब तो बनते ही रहेंगे, तो आरएनए, कई सारे प्रोटीन्स, एटीपी, वो सब तो एक्सेट्रा वो तो बनेगा ही। अब सेंट्रोसोम भी ऑर्गेनेल है, वो कहां डुप्लीकेट हो रहा है, एस फेज में हो रहा है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड गोल्जी बॉडी,
उनकी डबलिंग यहां पर हो रही है। ये सब कुछ क्यों डबल हो रहे हैं? क्योंकि दोनों डॉटर सेल में बराबर बांटने हैं। तो एनसीईआरटी में केवल ये लाइन लिखी है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, और सेंट्रोसोम एस में होगा, बाकी ये यहां होंगे। नाउ हिस्टोन प्रोटीन यहां बनेगा जहां पे डीएनए डबल होता है, ज्यादातर प्रोटीन यहां बनते हैं, पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि टिब्यूलिन प्रोटीन से माइक्रोटिब्यूल बनेगा, और माइक्रोटिब्यूल से स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ेगा, और ये सारा काम एम फेज में होने वाला है। तो उसके ठीक पहले यानी G2 में टिब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। एनसीईआरटी इसे कैसे लिखती है? एनसीईआरटी ने लिखा है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है फॉर माइटोसिस, इन प्रिपरेशन टू माइटोसिस। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो लगातार ग्रो कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, पर डीएनए पर्टिकुलर फेज में ही डबल हो रहा है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स यहाँ डबल हो रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ डबल हो रहा है, टिब्यूलिन प्रोटीन यहाँ डबल हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी यहाँ डबल हो रहा है, सेंट्रोसोम यहाँ डबल हो रहा है। कुल मिला के सब कुछ डबल हो रहा है ताकि दोनों डॉटर सेल में इक्वल बांटा जाए। नाउ एक बार अगर सेल का डीएनए डबल हो जाए तो उसे डिवाइड करना ही करना पड़ता है। तो वो डिवाइड करे या ना करे ये फैसला पहले ही ले लो, क्योंकि यहां आ गया और डीएनए डबल हो गया तो अब अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी डिसीजन फॉर सेल डिवीजन जो है, डिसीजन फॉर सेल डिवीजन वो हमेशा G1 में ही लिया जाता है। अगर सेल को डिवाइड करना है तो वो आगे एस में आएगा, अपना डीएनए डबल करेगा और डिवाइड करेगा। पर अगर सेल को डिवाइड नहीं करना, कभी कभी सेल बोलते हैं हम निखट्टू नहीं है, हम नालायक नहीं है, हम नकारे नहीं हैं, हम काम करना चाहते हैं पर हम डिवाइड नहीं करना चाहते, हमें हमारा एक काम बता दो, हम उसके अनुसार अपना शेप साइज वगैरह कर लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे और अपना काम करते रहेंगे। तो वो इस जीवन को एग्जिट कर जाते हैं, ये एग्जिट कर गए, इसे बोलते हैं G0। ये शांत हो गए हैं, डिवाइड नहीं कर रहे, तो क्वाइसेंट स्टेज भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिखा है हमारे हार्ट सेल, पहले न्यूरॉन भी लिखा हुआ था, तो हार्ट सेल, नर्व सेल, ये काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिव है मेटाबॉलिकली, पर डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ने पे इन्हें वापस सेल साइकिल में बुलाया भी जा सकता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि G0 स्टेज में जो सेल्स हैं दे एग्जिट G1 या सेल साइकिल। मेटाबॉलिकली बिल्कुल एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये चुप बैठ गए हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, बट प्रोलिफरेट नहीं कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड अपॉन टू डू सो, हो सकता है इन्हें दोबारा सेल साइकिल में बुलाया जाए, जिसे डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, फिर से परमानेंट टिश्यू जैसे मेरिस्टेमेटिक बनता है, एनाटॉमी में पढ़ेंगे, अभी छोड़ो, ठीक है। सो G0 जो है वो जब भी पूछा जाएगा तो वो G1 से ही एग्जिट लेता है सेल। तो ये बात तो हो गई इंटरफेस की। चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं एम फेज की। एम फेज को बोला जाता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। क्यों बोला जाता है ड्रामेटिक? भाई आप कहोगे मैम ड्रामा तो सारा का सारा इतना चल रहा है G1S और G2 में भी। नहीं स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ बन के डबल हो गया है, लेकिन अब वो जो ऑर्गेनाइज होगा, दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, टिब्यूलिन प्रोटीन से माइक्रोटिब्यूल बनेंगे, स्पिंडल बनेगा, क्रोमैटिन गाढ़ा होकर क्रोमोसोम बनाएगा, ये सब घटना एम फेज में बनेगी। सो इसे मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। असर्शन रीजन में भी आ सकता है, इसीलिए इसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। चलिए आइए तो अब हम बात कर लेते हैं एम फेज की, पर उसके पहले एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि एस फेज के अंदर, मैं यहां लिख देती हूं, इन एस फेज डीएनए तो डबल होता है, डीएनए डबल्स, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से याद रखना, हमेशा याद रखना, क्रोमोसोम तो एक्चुअली अभी बना ही नहीं है। क्रोमोसोम तो प्रोफेज में जाकर गाढ़ा होकर बनते हैं, अभी तो बने ही नहीं हैं। ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जितना भी डीएनए डबल हुआ है उससे भी उतने ही क्रोमोसोम बनेंगे जितने की डबल होने के पहले बनते। मतलब अगर पहले जितना डीएनए है
उससे मान लो ऐसा क्रोमोसोम बनता तो एस के बाद डीएनए तो डबल हो गया है, लेकिन क्रोमोसोम ऐसा बन जाएगा, अभी भी क्रोमोसोम का नंबर एक ही कहलाएगा। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 है तो अभी भी ये 1 क्रोमोसोम है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे डीएनए 2C है मान लो, तो यहाँ डबल 4C हो गया है। यानी भविष्य में जब क्रोमोसोम बनेगा तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड बनेंगे, क्योंकि ये डीएनए कार्बन कॉपी है, क्योंकि ये रेप्लिकेशन से बना, इसकी कार्बन कॉपी है। तो इन्हें हम कहेंगे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो अभी भी एक ही कहलाएगा, क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है, हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। अभी भी ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, ये फंडा होता है। ठीक है, चलो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और हम आ जाते हैं फटाफट से एम फेज पर। तो मैं एक बार देखूं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नाउ एम फेज में हम सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड सभी सेल्स में होता है, और इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर के बराबर होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोजेनी का जो क्रोमोसोम नंबर है वो इज इक्वल टू सेम एज पेरेंट का है, पेरेंट्स सेम, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। यहां पर 1 से 2 बनेंगे। चलिए, तो पहले हम इसकी कैरियोकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। तो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सबको देखते हैं 1 बाय 1। तो मान लो अगर कोई एक पेरेंट सेल है, मान लीजिए, ठीक है, और उसमें 2C डीएनए है मान लो, और मान लो कि उसमें टोटल 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो G1 में जाएगा, तब भी सेम कहानी है। एस में जाएगा तो डीएनए डबल हो जाएगा, पर क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि भविष्य में अभी भी 2 ही क्रोमोसोम बनेंगे। नाउ G2 में भी ऑफ कोर्स सेम ही कहानी चलेगी। अब हम आ जाएंगे उसके प्रोफेज पर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अभी सब बात करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा आपको सब कुछ, प्रॉमिस है आपसे मेरा। चलो, प्रोफेज को समझना बहुत आसान है। प्रोफेज में हमको बस एक ट्रिक याद रखनी है। प्रोफेज मतलब पप्पू, एंड पप्पू कैन डांस साला, पप्पू नाच सकता है। ठीक है, हम पॉजिटिव रहेंगे हमेशा। सो प्रोफेज मतलब पप्पू। पप्पू ये लॉन्गेस्ट है, कैरियोकाइनेसिस में लॉन्गेस्ट है। ये न्यूक्लियर डिवीजन की 4 स्टेजेस में से ये सबसे लंबी है। चलो, अब बहुत आसान है, इसमें होगा कैन डांस साला, मतलब बहुत इजी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो क्रोमैटिन का धागा है वो उलझा पड़ा हुआ है, वो सुलझेगा, अनटैंगल होगा, गाढ़ा होगा, कंडेंस होगा और क्रोमोसोम बना लेगा। ये पहली घटना घटेगी। तो पहली घटना घटेगी कि जो क्रोमैटिन है, इसे क्रोमोसोमल मटेरियल भी बोल सकते हो, ये सुलझेगा, यानी टैंगल मतलब उलझना, अनटैंगल होगा, गाढ़ा होगा यानी कंडेंस होगा, और ये बना लेगा क्रोमोसोम। ये पहली घटना घटेगी। नाउ नंबर 2, सेंट्रोसोम जो ऑलरेडी एस फेज में डबल हो चुके हैं, वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। सो सेंट्रोसोम जो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है एस फेज में, दे मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, और प्रोफेज के एंड तक आते आते ये पूरे ऑपोजिट पोल्स पर आकर स्पिंडल फाइबर बना लेंगे। सो एस से है स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म्ड, पूरे के पूरे। अगर प्लांट्स होंगे तो फिर ऑफकोर्स सेंट्रोसोम नहीं होगा, फिर डायरेक्ट स्पिंडल वैसे ही बनता है एमटीजी से, आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बताया था। तो कितना इजी है, क्रोमैटिन गाढ़ा होकर क्रोमोसोम बना रहा है, सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स पर आ रहे हैं और स्पिंडल बना रहे हैं। नाउ एंड तक आते आते अब क्या होगा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी सब कुछ गायब हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियोलस, देन ईआर, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा, ये सब गायब हो जाएंगे। ठीक है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों गायब हो जाएगी? क्योंकि अगर वो टूटेगी नहीं तो फिर स्पिंडल आके क्रोमोसोम से जुड़ेगा कैसे? सो इस समय पर जो हमें क्रोमोसोम दिखेगा वो ऐसा ही दिखता है, इस तरह का दिखता है, ऐसा। ठीक है, डबल डीएनए है पर क्रोमोसोम 1 काउंट होगा, जितना भी है उतना ही काउंट होगा। ठीक है, चलो तो इसका डायग्राम फटाफट से बना लेते हैं। यानी प्रोफेज हमें कैसा दिखेगा? प्रोफेज में सपोज करिए अगर ये सेंट्रोसोम है, ये धीरे धीरे करके देखो, अर्ली प्रोफेज में यहां तक दिखेगा, लेट प्रोफेज तक आते आते यहां आ गया और पूरा का पूरा स्पिंडल बन गया है, इस तरह से पूरा का पूरा स्पिंडल बन गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्ली प्रोफेज में ऐसे होती है और फिर करते करते पूरी की पूरी गायब हो जाती है। स्पिंडल बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब गायब हो गई और क्रोमोसोम बन गए हैं प्रॉपर, ये क्रोमोसोम बन गए हैं। सपोज हम 2 क्रोमोसोम बना देते हैं, हम 2 की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रोफेज का डायग्राम। अभी तक ना क्रोमोसोम के नंबर पे फर्क पड़ा है, ना डीएनए के अमाउंट पे फर्क पड़ा है, यानी अभी भी वही 4C डीएनए और 2 क्रोमोसोम्स हैं। नाउ इसमें स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि सबसे आखिरी में ये घटना घटती है, यानी लेट प्रोफेज में ये होता है डिसअपियरेंस। इनफैक्ट एनसीईआरटी लिखती है जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब होगी हम कहेंगे मेटाफेज शुरू हो गया है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज में 2 घटनाएं याद रखनी है। मेटाफेज में 2 घटनाएं याद रखनी है। कैसे सिखाती हूं मैं? मेटा मतलब मोटा, मेटा मतलब मोटा, मोटा मतलब इस समय पर क्रोमोसोम जो है वो मोस्ट कंडेंस्ड है, सबसे गाढ़ा हो गया है, सबसे बढ़िया दिखता है और इसीलिए इसे बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम सबसे गाढ़ा है इसीलिए बेस्ट टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, हम सबसे अच्छे से क्रोमोसोम को देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम तो हम कैसे याद रखेंगे? मेटा से मोटा, और मोटा यानी सबसे ज्यादा कंडेंस्ड है और इसीलिए सबसे बढ़िया इस समय पर इसकी पढ़ाई की जा सकती है, देखा जा सकता है। नाउ फिर हम मेटा से याद रखेंगे मिडिल, एम से मिडिल, एम से मिडिल, यानी सारे क्रोमोसोम्स मिडिल में आ जाएंगे, सारे क्रोमोसोम्स मिडिल में आ जाएंगे और उन सबके जो काइनेटोकोर हैं, सेंट्रोमियर पर प्रोटीन की डिस्क होती है आप जानते हो, वहां पे स्पिंडल आके जुड़ जाएगा। सारे क्रोमोसोम्स अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में आ जाएंगे। यानी अगला डायग्राम अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं दिखाएंगे और सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ जाएंगे। तो सपोज करो अगर ऐसे थे, बहुत अच्छे से अब सिस्टर क्रोमैटिड दिखने लग जाते हैं प्रॉपर अलग अलग। सो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर, सेंटर में आ गए हैं। इसी को हम मेटाफेजिक प्लेट कह देते हैं। ये जो सेंटर में प्लेन बन रहा है मेटाफेजिक प्लेट, और सारे क्रोमोसोम्स की जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं इन पर ये जो काइनेटोकोर है इनसे स्पिंडल फाइबर जुड़ गया है। सो स्पिंडल अटैचेस टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों बहनें हैं, इन दोनों के पास अपना अपना काइनेटोकोर यानी प्रोटीन की डिस्क है, उनसे जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। अभी ऐसा दिख रहा है क्रोमोसोम, ये इसका डीएनए है, ये इसका डीएनए है, ठीक है, ये इसका काइनेटोकोर है, इसका काइनेटोकोर है, यहां भी जुड़ गया धागा, यहां भी जुड़ गया धागा। तो बस 2 घटनाएं होती हैं, सारे क्रोमोसोम अच्छे बच्चों की तरह सेंटर में आ गए और स्पिंडल सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से आके जुड़ गया। यानी अभी भी ना तो डीएनए का अमाउंट में कोई फर्क आया है, ना क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क आया है। अब आ जाते हैं एनाफेज। एनाफेज को हम याद कर सकते हैं, एनाफेज मतलब अलग अलग, ए से याद रखो, एना मतलब अलग अलग, एना मतलब अलग अलग, ए से याद करेंगे अलग अलग। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार है, ये जो धागे जुड़े हुए हैं, इधर पोल है एक, इधर पोल है एक, ये पोल से खींचेंगे, ये इधर खींचा जाएगा, ये इधर खींचा जाएगा, तो ये धागा शॉर्ट होगा। जब ये शॉर्ट होगा तो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा काइनेटोकोर पे, उससे प्रेशर पड़ेगा सेंट्रोमियर पे, तो सेंट्रोमियर टूटेगा और जब सेंट्रोमियर टूटेगा तो दोनों बहनें अलग हो जाएंगी। एक बहन एक पोल की तरफ जाने लग जाएगी, दूसरी बहन दूसरे पोल की तरफ जाने लग जाएगी। इसे कहते हैं अलग अलग होना यानी एनाफेज। तो एनाफेज में क्या घटना घटी? एनाफेज में शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर हुई, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, और जब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हुआ तो प्रेशर पड़ा, और जब प्रेशर पड़ा
तो सेंट्रोमियर टूट गया, इसके कारण सेंट्रोमियर, ब्रेक बोलो या स्प्लिटिंग बोलो एक ही बात है, स्प्लिट या ब्रेक, और इसके कारण से दोनों बहनें जो सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए थे वो अलग हो जाएंगे। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, और सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे एंड मूव टू ऑपोजिट पोल्स। किस तरह से मूव करेंगे आ जाओ ये भी देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे मूव करेंगे, जैसे सपोज करिए कि ये ऐसा है, ठीक है, ये टूट चुके हैं धागे, कुछ बचे हो सकते हैं, कुछ टूट गए हैं, अभी एक बार सारे टूटे हुए दिखा देती हूं मैं, ठीक है। नाउ ये एक बहन है, ये इसकी बहन है, ये एक बहन है, ये इसकी वाली बहन है, इस तरह से। तो यहां आप देख सकते हो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। सेंट्रोमियर पोल की तरफ है, आर्म्स पीछे पीछे आ रहे हैं, सेंट्रोमियर पोल की तरफ है, आर्म्स पीछे पीछे आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। आया समझ, ये इधर ऐसा जा रहा है, ये मतलब है। सो दे मूव टू ऑपोजिट पोल्स, और कैसे मूव कर रहे हैं, इनके सेंट्रोमियर जो है दोनों ही बहनों का वो पोल की तरफ है, दोनों पोल्स की तरफ, टुवर्ड्स पोल, और जो उनका आर्म्स हैं पी एंड क्यू आर्म्स वो पीछे पीछे आ रहे हैं, यानी ट्रेलिंग बिहाइंड। बेटा ये सबसे छोटी स्टेज होती है इन चारों में से, कैरियोकाइनेसिस की सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होती है। अब ध्यान से समझो, अब क्योंकि सेंट्रोमियर टूट गया, इसका अपना सेंट्रोमियर, इसका अपना सेंट्रोमियर है, तो अब इन्हें अलग अलग क्रोमोसोम माना जाएगा। तो अब हर सिस्टर क्रोमैटिड को 1 क्रोमोसोम माना जाएगा, यानी अब 1 2 3 4 क्रोमोसोम काउंट होंगे। डीएनए तो अभी भी उतना ही है, डीएनए में कोई फर्क नहीं पड़ा कम ज्यादा, टोटल डीएनए अभी भी उतना ही है, पर क्रोमोसोम पहले 2 माने जा रहे थे, ईच विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड, पर अब क्रोमोसोम 4 माने जाएंगे, ईच विथ 1 क्रोमैटिड। सो सिस्टर क्रोमैटिड जो है नाउ कंसिडर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम, अब इन्हें क्रोमोसोम माना जाएगा ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। भविष्य में अभी जब न्यूक्लियस बनेंगे 2, जिससे कि 2 सेल बनेंगे, तो उनका क्रोमोसोम माना जाएगा। यानी एनाफेज में आके 2 की जगह 4 क्रोमोसोम्स हो गए, एनाफेज में आके 2 की जगह 4 क्रोमोसोम्स हो गए, एनाफेज में आके क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया। प्रोफेज और मेटाफेज का जो क्रोमोसोम था वो ऐसा था, पर एनाफेज का क्रोमोसोम अब केवल ऐसा अलग अलग हो गया है। ये 1 क्रोमोसोम माना जा रहा था, तो अब ये 2 क्रोमोसोम्स माने जाएंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर अलग अलग हो गया है। बस अब तो कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हो जाएगा टीलोफेज। टीलोफेज इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। तो मैं यहां लिख नहीं रही हूं, बस प्रोफेज का उल्टा कर दो। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना था, यहां उल्टा होगा, जो पूरा का पूरा क्रोमैटिड्स बहनें पोल्स पे पहुंच गई हैं, अब क्रोमोसोम से वापस क्रोमैटिन का धागा बना दिया जाएगा, यानी फिर से डीकंडेंस होगा, वो फिर से उलझ जाएगा। इसे एनसीईआरटी लिखती है कि क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। क्रोमोसोम जैसी चिड़िया अब दिखेगी ही नहीं, अब आपको फिर से क्रोमैटिन का धागा दिखेगा। दूसरा, स्पिंडल फाइबर बना था वो टूट जाएगा, तो स्पिंडल भी डीजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी गायब हो गए थे, वो सब कुछ अब वापस बन जाएंगे, फिर से एवरीथिंग रीअपियर। आप जानते हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया है, ये तो सैड क्रोमोसोम से बनता है और ये RER से बन जाती है, राइट। यानी फिर से हमें अब इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तब जाके 2 डॉटर सेल बनेंगे, तब जाके हम कहेंगे कि 2 सेल बने हैं। यानी अभी भी यहां पे सेम कहानी ही चल रही है
जैसी एनाफेज में है, क्योंकि अभी भी सेल एक ही कंसिडर होगा। अगर मुझे टीलोफेज का डायग्राम बनाना है तो मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना सकती हूं, कुछ ऐसा। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, ठीक है, ये अपना अपना एक एक सेंट्रोसोम हो गया है, स्पिंडल पूरा गायब हो गया है, और क्रोमोसोम मुझे दिख ही नहीं रहा है क्योंकि क्रोमैटिन के धागे में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद में अब होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और जब साइटोकाइनेसिस होगा उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, उन 2 डॉटर सेल में सब कुछ आधा आधा बांटा जाएगा, यानी इसके बाद में 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे साइटोकाइनेसिस के बाद। ऑफ कोर्स तो दोनों डॉटर सेल में आधा डीएनए जाएगा, यानी 2C चला जाएगा, और आधे आधे क्रोमोसोम चले जाएंगे, यानी 2 क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। तो आप इन्हें कंपेयर करो, 2C2 पेरेंट के जितने हो गए। डीएनए क्यों पेरेंट जितना है? क्योंकि एस फेज में डबल हुआ था, डबल होके आधा आधा गया। और क्रोमोसोम नंबर क्यों सेम है? क्योंकि एना फेज में डबल हुआ था, इसीलिए सेम है। तो दोनों डॉटर सेल में बिल्कुल पेरेंट जितना डीएनए और पेरेंट जितने क्रोमोसोम्स हमने प्रूफ कर दिए अच्छे से। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस भी 2 तरह से हो सकता है, पेड़ों में अलग, जानवरों में अलग। क्यों? आइए अब हम उसको समझते हैं, पर पहले एक बार आप इस चीज को अच्छे से देख लो। चलिए आइए स्टूडेंट्स, तो अब हम साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब आप जानते ही हो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब प्लांट्स और एनिमल्स में ये कैसे कैसे होगा? देखो, एनिमल्स में तो बहुत ईजी है। क्या होता है? एनिमल में कोई सेल वॉल तो है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एकदम फ्लेक्सिबल है। तो क्या होगा, जैसे सपोज करो ये सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस 2 हो गए हैं। एक्चुअली ना एनाफेज के एंड से यानी टीलोफेज से ही कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन पढ़ा था ना अपन ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, उसके धागे यहाँ पर आते हैं, और एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचता है, ये इधर से अंदर की तरफ खींचता है। तो जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो ऐसा एक गड्ढा बनने लग जाता है, और ये गड्ढा फिर धीरे 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 अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे करके पूरा सेल डिवाइड कर जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व है। और माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने हुए हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? इसे ग्रूव मेथड या फरो मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें गड्ढा बनता है। और क्यों, किस में बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बनता है। और कहां से कहां डिवीजन हो रहा है? बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। मम्मी हमें पीट पीट के घर से बाहर जब हम खेल रहे हैं तो अंदर लेकर आती हैं, यानी ये मेथड है सेंट्रीपीटल, क्योंकि मम्मी पीट पीट के लाती है घर के अंदर, यानी बाहर से अंदर, पेरीफेरी से टू इनर साइड। मेम्ब्रेन बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। नाउ प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ। सेल वॉल बहुत कड़क है, तो वो तो इस तरह से बाहर से अंदर खिंच के आने नहीं वाली है। तो प्लांट्स के अंदर है इनएक्सटेंसिबल, यानी आप उसे फ्लेक्सिबल नहीं है, इनएक्सटेंसिबल रिजिड कड़क सेल वॉल, और इसीलिए ग्रूव मेथड काम नहीं करेगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने अच्छे से पढ़ा था, उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पूरा न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, तो माइक्रोट्यूब्यूल के टुकड़े यहाँ पर आएंगे, वो जो स्पिंडल फाइबर के टुकड़े हैं। फिर गोल्जी बॉडी पेक्टिन बनाएगी, इसे सेल प्लेट कहेंगे। ये बीच से, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ऐसे सेल प्लेट बढ़ती जाएगी, फिर उस पर मिडिल लैमेला बनेगी, सेल वॉल बनेगी, राइट। सो ये पेरीफेरी से सेंटर है, पर यहां कहानी उल्टी होगी। यहां पे माइक्रोफिलामेंट्स का रोल है, यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन के बने हैं, प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हैं। वहां पे ग्रूव या फरो, गड्ढा हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसे सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। सेल प्लेट बनेगी विच रिप्रेजेंट्स मिडिल लैमेला, और उसके बाद फिर सेल वॉल बन जाएगी, पूरा सेल डिवाइड कर जाएगा। वो सेंट्रीपीटल है बाहर से अंदर, ये सेंट्रीफ्यूगल है।
प्यूगल का मतलब ये सेंटर से शुरू हो रही है बनना, डिवीजन होना, और फिर पेरीफेरी की तरफ, बॉर्डर की तरफ, बाउंड्री की तरफ जा रहा है। डिफरेंस समझ में आया और क्यों है वो भी समझ आया। चलिए अब आइए स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से डायग्राम्स भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पहचानने का तरीका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगी है, ये अर्ली प्रोफेज है, अभी क्रोमोसोम बहुत गाढ़ा नहीं दिख रहा है, पर यहाँ देखो काफी अच्छा क्रोमोसोम दिख रहा है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और टूट गई है। पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के एंड तक आते आते पूरी टूट जाएगी। सो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अब इसके बाद ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज होना स्टार्ट हो रहा है, टुवर्ड्स मेटाफेज। पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई है और क्रोमोसोम से स्पिंडल जुड़ के और उसे सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेटाफेज तब कहेंगे जब सब एकदम मिडिल में आ गए हैं, एकदम मिडिल में आ गए हैं, और सारे क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर के साथ में स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया है। एम से मिडिल, मिडिल में आ गए हैं, स्पिंडल जुड़ गया है। इसके बाद एनाफेज में आप देख सकते हो सेंट्रोमियर टूटा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर गया, एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर गया, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इसी में क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा है। नाउ टीलोफेज आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन गई है और क्रोमोसोम जैसा अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो फिर से क्रोमैटिन धागे के रूप में बन गया है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, स्पिंडल पूरा डिजेनरेट हो गया है। और फिर जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंप्लीट होगा तब जाकर दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे और वो फिर जीवन यानी इंटरफेज में स्टार्ट हो जाएंगे, और ये कहानी चलती रहेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, कहानी चलती रहेगी। माइटोसिस पे क्वेश्चन आएंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। माइटोसिस डिप्लॉइड में हो सकता है, हैप्लॉइड में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, बस पेरेंट का कार्बन कॉपी सेल बनेगा। तो आइए अब हम देखते हैं, टाइम सेव करने के लिए हम लिख नहीं रहे हैं कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस नंबर 1 ये है कि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग यानी ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से बने हैं, यानी जाइगोट हमारा पहला सेल था। तो हम सबकी जिंदगी शुरू हुई थी एक सिंगल सेल जाइगोट से। तो हमारी मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे बनी, हमारी ग्रोथ कैसे हुई, इसी माइटोसिस की मेहरबानी से। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनते ही गए, यानी कि इसका पहला इंपॉर्टेंस है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे सेल ग्रो करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है, उसे रीस्टोर करने के लिए सेल डिवाइड कर जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंस है इसका, ये है पहला इंपॉर्टेंस ग्रोथ। दूसरा इंपॉर्टेंस है सेल की रिपेयर। मान लीजिए मेरी स्किन का सेल खुरच गया, ये यहाँ का डैमेज हो गया, मर गया, तो इसे रिप्लेस करने के लिए एग्जैक्ट कार्बन कॉपी वाला सेल चाहिए, वहां भी माइटोसिस का रोल आएगा। सबसे ज्यादा स्किन की एपिडर्मिस की अपर लेयर के टूटने का चांस होता है। दूसरा, हम कुछ भी खाते पीते हैं तो जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की लाइनिंग सबसे ज्यादा डैमेज होती है। और तीसरा, ब्लड सेल्स। सो एपिडर्मिस की लाइनिंग, गट की लाइनिंग और ब्लड सेल लगातार रिप्लेस हो रहे हैं। पेड़ों में जो ग्रोथ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, चाहे अपाइकल हो जिससे पेड़ की लंबाई बढ़ेगी, चाहे लेटरल मेरिस्टेम हो जिससे पेड़ की चौड़ाई बढ़ेगी, पूरी जिंदगी जो पेड़ डिवाइड ग्रो करता है वो क्यों करता है, इसी माइटोसिस के कारण से ये सेल्स बढ़ते जाते हैं। सो पहला ग्रोथ और दूसरा सेल रिपेयर हो गया, ये दो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यानी माइटोसिस से एक डिप्लॉइड पेरेंट से दो डिप्लॉइड पेरेंट सेल्स बनेंगे और एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप होगा कार्बन कॉपी इक्वेशनल सेल डिवीजन। अब आइए स्टूडेंट्स फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? मियोसिस में एक तो हम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी नहीं है तो जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, कैसे आएंगे वो भी हम देखेंगे। दूसरा, मियोसिस में क्या होता है, आ जाओ इसको समझते हैं। देखो, सपोज करो कि जब एग बना, ओवम, उसमें, अच्छा ऐसा समझो इसको, मान लो कि फादर और मदर की बात करें तो इनमें जब गैमीट बनना था, यानी गैमीटोजेनेसिस जब होना था, गैमीटोजेनेसिस, उस समय पे अगर माइटोसिस होता तो अगर मान लो इनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो माइटोसिस अगर होता तो गैमीट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाते। तो उस हिसाब से जाइगोट के अंदर तो 92 क्रोमोसोम्स आ जाते। तो अगर क्रोमोसोम नंबर बदल जाता तो स्पीशीज ही बदल जाती।
तो हम तो नहीं चाहते स्पीशीज बदले, तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने कहा कि जब गैमीट बनेंगे तब मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा तो आधे ही क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो अगर पेरेंट के पास में, फादर के पास 46 हैं तो 23 यहां से चले जाएंगे, मदर के पास 46 हैं तो 23 यहां से चले जाएंगे, ताकि जब जाइगोट बने आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो वापस से 46 क्रोमोसोम्स आ जाएं, ताकि स्पीशीज ना बदले। तो मियोसिस ने क्या किया है, इसने क्रोमोसोम नंबर आधा कर दिया, रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। और क्यों हाफ किया, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से सेम नंबर आ जाए। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये रिस्टोर दोबारा से ले आएगा डिप्लॉइड स्टेज को। तो मियोसिस ने डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बनाया और 2 हैप्लॉइड फ्यूज हुए, यानी फर्टिलाइजेशन ने फिर से डिप्लॉइड कंडीशन बना दी। तो मियोसिस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि इसके थ्रू मेंटेन कांस्टेंट नंबर, constant chromosome number in a species generation after generation। ये एनसीईआरटी की लाइन है, generation after generation in a sexually reproducing organism। तो एक इंपॉर्टेंस तो इसका ये है, और दूसरा इंपॉर्टेंस मैं भी सिखाऊंगी, जेनेटिक वेरिएशंस यानी विकास, बदलाव, एवोल्यूशन में इसका रोल होता है। वेरिएशंस यानी इवोल्यूशन, विकास, जो हमें बदलाव आ रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंस है मियोसिस की। ग्रोथ और रिपेयर जो है, जहां कार्बन कॉपी सेल चाहिए, वो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है। अब मियोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो मियोसिस कभी भी डिप्लॉइड में नहीं होगा, मियोसिस हैप्लॉइड में नहीं होगा, ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स। क्यों, इसको समझो। डिप्लॉइड सेल का मतलब हम जानते हैं हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं, तभी तो एक एक कॉपी डॉटर सेल में चली जाएगी। पर अगर हैप्लॉइड है, एक ही कॉपी है, तो आधा कट के थोड़ी ना जाएगा कोई, तो ये डिप्लॉइड में होता है, जबकि माइटोसिस किसी में भी हो सकता है, राइट। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब मियोसिस में 2 मियोसिस होंगे, तो मियोसिस में 2 मियोसिस होंगे। पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। तो सबसे पहले तो G1S और G2 होगा, यानी इंटरफेज होगा नॉर्मल, जो भी पेरेंट सेल है उसमें। उसके बाद मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 के अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस 1 होगा, फिर साइटोकाइनेसिस 1 होगा, और उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो एक के बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। इन्हें बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स। डायड ऑफ सेल्स यानी 2 डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। अब अगर मान लो पेरेंट के पास में, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट के पास में 2C डीएनए था, और मान लो पेरेंट के पास टोटल 4 क्रोमोसोम थे, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी, यानी टोटल 4 क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी। तो मियोसिस 1 के बाद में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, डीएनए सेम रहता है, पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है पेरेंट के कंपैरिजन में। डीएनए सेम क्यों रहता है, क्योंकि डीएनए यहां पे डबल हुआ, 4C हो गया, क्रोमोसोम नंबर तो वही का वही रहता है। तो क्योंकि यहां डीएनए डबल हुआ, तो जब 2 डॉटर सेल बनेंगे तो डीएनए अभी भी वही 2C रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी जाएगी, यानी 4 की जगह 2 ही क्रोमोसोम्स जाएंगे। फिर इसके बाद में छोटा सा इंटरकाइनेसिस आएगा। अब इंटरफेज नहीं बोल रही हूं, इंटरकाइनेसिस। क्यों, क्योंकि ग्रोथ तो होगी, सब कुछ फिर से डबल होगा, क्योंकि 2 से 4 सेल बनने हैं, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए डबल नहीं होगा, नो डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पूरा मियोसिस 2 होगा, जो एकदम माइटोसिस की तरह होगा, हम देखेंगे कोई अंतर नहीं होता है। तो इसके बाद में अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, जिन्हें टेट्राड ऑफ सेल्स बोलते हैं। टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, 1 से 2, दूसरे से भी 2, तो 1 से 2 बने और 2 से फिर 2 यानी 4 बने। अब यहां पे डीएनए अमाउंट हाफ हो जाएगा, डीएनए हाफ्ड पेरेंट की तुलना में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डीएनए डबल ही नहीं हुआ, तो जो 2C था डबल तो हुआ नहीं, तो एक सेल के अंदर 2C था, तो दोनों डॉटर सेल के पास CC चला गया, दूसरे के बाद भी 2C था तो CC चला गया, यानी चारों डॉटर सेल के पास CC डीएनए हो जाएगा।
लेकिन क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा जो आधा हो चुका है, यानी क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा जो रह चुका है, बन चुका है, आधा हो चुका है, वही रहेगा। यानी अगर आप देखें तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और मियोसिस 2 के बाद डीएनए आधा होता है। कुल मिला के बोलें तो मियोसिस के बाद डीएनए भी आधा हो गया और क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो गया। इसीलिए हम ओवरऑल अगर बात करें तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन, जैसे हमने माइटोसिस को इक्वेशनल कहा था, पर अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलोगे और मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ है, मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम नंबर और आधा नहीं हुआ, जैसा है वैसा का वैसा रहा है। हमने डेफिनेशन ये लिखी थी कि माइटोसिस को इक्वेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम डीएनए भी तो आधा हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है तो रिडक्शनल, क्रोमोसोम नंबर वैसा का वैसा रह रहा है, आधा का आधा, तो इक्वेशनल। टोटलिटी में बात करें तो हाँ, क्रोमोसोम नंबर टोटली आधा हो रहा है, तो ओवरऑल मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। नाउ G1, S और G2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम मियोसिस 1 पर आते हैं। इसमें पहले हम कैरियोकाइनेसिस 1 पर आएंगे, जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होगा। ये काफी डिफरेंट होंगे, स्पेशली प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 काफी डिफरेंट होगा बजाय माइटोसिस के। आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1, कैरियोकाइनेसिस 1 में प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस हैं, 5 सब स्टेजेस हैं। इसका बेसिस है क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोमल बिहेवियर, बेटा देखो ध्यान से समझो अब जो मैं पढ़ा रही हूं आपको। 5 सब स्टेजेस के मैं यहां पे डायग्राम बनाती हूं। तो सपोज ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है, और एक मैं यहां बना देती हूं स्टेज 5। अब माइटोसिस से कंपेयर करके पढ़ते हैं। माइटोसिस के प्रोफेज में पप्पू, कैन, डान, साला, ठीक है। सी मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा, वो यहां भी बनेगा। सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे और स्पिंडल बनाएंगे, वो यहां भी होगा। और एंड तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरह गायब हो जाएगा, वो यहां भी होगा। यानी यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम गायब है, अभी टूटना शुरू हो गई है प्रोफेज के शुरू में, और टूटेगी और टूटेगी और टूटेगी, और यहां बिल्कुल गायब है। नाउ सेंट्रोसोम, क्योंकि ये पूरा प्रोफेज है, मूव करना शुरू करेगा ऑपोजिट पोल की तरफ। यहां थोड़ा और दूर दिखाई देगा, यहां थोड़ा और दूर दिखाई देगा, यहां थोड़ा और दूर दिखाई देगा, और यहां तक आते आते पूरा का पूरा प्रॉपर स्पिंडल बना देगा। वहां इसे माइटोटिक स्पिंडल कहा था, यहां इसे मियोटिक स्पिंडल कहेंगे। तो फाइनली एंड तक आते आते मियोटिक स्पिंडल फॉर्म्ड, आखिरी तक आते आते आखिरी में। और दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब डीजेनरेट या डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पिंडल बन गया, सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए, ये सब कुछ गायब हो गया। अब क्रोमोसोम बिहेवियर की हम बात करते हैं। नाउ सबसे पहली स्टेज जो है इसे बोलते हैं लेप्टोटीन। इसमें क्रोमोसोम एकदम पतले पतले धागे जैसे हैं, जैसे ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, तो ये इसका जोड़ीदार क्रोमोसोम 1 है, ये इसका जोड़ीदार क्रोमोसोम 2 है। होमोलोगस, जोड़ीदार है, एक एग से आया है, ओवम से, एक स्पर्म से आया है, दोनों में ही सेम कैरेक्टर्स के सेम जीन्स है, नंबर ऑफ जीन्स सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। नाउ यहां पे क्रोमोसोम पतले पतले हैं, लॉन्ग थिन स्लेंडर क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होते रहेंगे और कंडेंस होते रहेंगे। सो क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन, कंटिन्यूज। इसे बुके स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि सारे क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसे लगे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है फूलों का गुलदस्ता है, आप देख सकते हैं।
राइट नाउ दूसरी स्टेज है जाइगोटीन। यहां क्या होगा, यहां जोड़ीदार अपने जोड़ीदारों को ढूंढेंगे, यानी क्रोमोसोम 1 अपने जोड़ीदार क्रोमोसोम 1 को ढूंढेगा, क्रोमोसोम 2 अपने को ढूंढेगा। सो होगा क्या, ये मान लो क्रोमोसोम 1 है और इधर मान लो ये क्रोमोसोम 2 है, ठीक है। डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है एस फेज में, यानी दो बहनें सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ये इसका जोड़ीदार इसके पास आ गया, इसका जोड़ीदार इसके पास आ गया और बीच में इनके दिल मिल गए, यानी एक न्यूक्लियो प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया। बेटा इसे बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और ये हो गया साइनैप्स। साइनैप्स का क्या मतलब है, ये क्रोमोसोम 1 ये क्रोमोसोम 1 दोनों जोड़ीदार हैं, इनके बीच में एक सीढ़ी बन गई है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की और दोनों की लेटरल पेयरिंग हो गई है, जोड़ा बन गया है, होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा बन गया है। इस जोड़े को बाइवेलेंट कहते हैं। बाइवेलेंट ढूंढने हैं तो क्या करो, जोड़े ढूंढ लो कितने हैं। जैसे यहाँ पे 4 क्रोमोसोम हैं तो 2 जोड़े हैं तो 2 बाइवेलेंट कहलाएंगे। सो जाइगोटीन में होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसके कारण से साइनैप्स घटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे याद रख सकते हो, देखो कितना इजी है। ये Z, ये इसका उल्टा S, याद रखने का तरीका। साइनैप्स का क्या मतलब है, लेटरल पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो गई है, यानी बाइवेलेंट्स बन गए हैं, बाइवेलेंट्स फॉर्म्ड, बाइवेलेंस फॉर्म्ड। अब एक और मजेदार चीज है, देखो अभी 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, बहने कार्बन कॉपी 1 क्रोमोसोम है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, बहने कार्बन कॉपी 1 क्रोमोसोम है, दोनों पास पास आ गए, हम बाइवेलेंट कह रहे हैं, एक जोड़ा हो गया है। इसका 1 सेंट्रोमियर है, इसका 1 सेंट्रोमियर है, यानी एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम 2 सेंट्रोमियर पर 4 क्रोमैटिड्स हैं, 2 इसके 2 इसके। 4 क्रोमैटिड होने के कारण इसे टेट्राड भी कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। यानी एक अलग स्लाइड में अपन ये बात लिख लेते हैं कि बाइवेलेंट की अगर हम बात करें तो बाइवेलेंट के अंदर क्या क्या होता है, बाइवेलेंट या टेट्राड कुछ भी बोलो। 2 क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम 2 है, 2 क्रोमोसोम है तो 2 ही सेंट्रोमियर है, पर क्रोमैटिड 4 हैं। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं तो क्रोमोसोम 2 है पर क्रोमैटिड 4 हैं, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, ये होने के बाद पर अभी टेट्राड अच्छे से नहीं दिख रहा। टेट्राड मतलब 4 क्रोमैटिड्स, अभी ऐसा दिख रहा है। टेट्राड कब अच्छे से दिखेगा, जब ये 2 ऐसे थोड़ा सेपरेटेड हो जाए, सेंट्रोमियर पे अभी भी जुड़ी हैं पर थोड़ा ऐसा दिखे, ये अगली स्टेज में दिखेगा। तो अगली स्टेज में टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाएगा। टेट्राड बन तो गया है ऑलरेडी, जैसे ही जोड़ा बना टेट्राड बन गया, क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हैं पर दिखाई अब अच्छे से देखा। अब क्या होता है, जैसे सपोज करो अब ऐसा दिखाई देगा, ये क्रोमोसोम 2 हो गया, अभी भी इनके बीच में वो सीढ़ी बनी हुई है। अब इनके बीच में क्या होता है, आ जाओ मैं आपको समझाती हूं, मजे आ जाएंगे। ये इनके बीच में अभी भी सीढ़ी है, अब इनके बीच में मटेरियल एक्सचेंज होगा। क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ये बहनें हैं, इनमें तो सेम कार्बन कॉपी डीएनए, ये भी बहनें सेम कार्बन कॉपी डीएनए, पर ये तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, इनमें तो अलग अलग डीएनए, क्योंकि ये तो एग से आया था, ये स्पर्म से आया था। इनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होगा, जिसे बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। यहां पे ये कहां होगा, पहले वहां एक नोड्यूल गड्ढा बनेगा, तो सबसे पहले एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा और उस नोड्यूल पर क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन बदलेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है, मैं शॉर्ट में लिखती हूं, एक्सचेंज ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर। बेटा सिस्टर के बीच में तो करने का मतलब ही नहीं है, वो तो खुद ही एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, कोई बदलाव नहीं आएगा। सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसके लिए एंजाइम चाहिए जो डीएनए को कट करेगा, दूसरे पे जोड़ेगा, यानी यहां पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगता है। ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, अभी भी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो अब
ये फेज जो है इसे कहते हैं पेकाइटीन, और यही फेज इवोल्यूशन विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। आ गए मजे, अच्छे से समझ आ गया। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखो ये P, ठीक है, ये देखो P और P का बन गया R, तो पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझो, ये ऐसे थे, रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स घुलता है, और जैसे ही घुलता है ये दूर दूर होते हैं, पर जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां जुड़े हुए हैं अभी भी, तो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे क्याज़मेटा कहते हैं। यानी अब ये चीज कैसी दिखेगी, आइए समझिए। ये बाकी तो पूरा अलग हो गया है, ये भी पूरा अलग हो गया, बस जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां ये अभी भी जुड़े हुए हैं, बाकी पूरे ये दूर दूर हो गए हैं, क्योंकि इनके बीच की सीढ़ी जो है वो हट गई है। यानी यहां पर क्या हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ, घुल गया। जैसे ही डिसोल्यूशन होगा हम कहेंगे अगली स्टेज आ गई है। सो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और इसके कारण से होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग होंगे, एक्सेप्ट जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। सो होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट, ये जोड़ी के जो होमोलोगस हैं, दो क्रोमोसोम हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, तो एनसीईआरटी लिखती है रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है उसके अलावा दूर दूर होंगे। और उसके कारण से आप यहां देख सकते हो, देखो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे बोलते हैं क्याज़मेटा, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्याज़मेटा के अल्फाबेट जैसा है, एक्स शेप्ड है, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। सो ऐसा था जाइगोटीन में, ऐसा हुआ पेकाइटीन में, क्रॉसिंग ओवर हुई और अभी दूर दूर हो गए तो एक्स शेप का बन गया डिप्लोटीन में। अच्छे से समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं डिप्लोटीन। कई सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर ये महीनों सालों तक भी रहता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, क्रोमोसोम नंबर पे, डीएनए कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस क्रोमोसोम का बिहेवियर, हरकतें अलग अलग हो रही हैं। और अब फाइनली क्या होगा, अगली लास्ट स्टेज प्रोफेज 1 की, जिसे कहते हैं डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो। अब देखो, अब ये थे, ऐसा था, ठीक है, ये दूर दूर हो गए, पर यहां अभी भी जुड़े हुए हैं। अब ऐसे झटके से अलग नहीं होते हैं, जैसे जिप होती है ना, एंड पे आके ऐसे, ये यहां क्याज़मा बना, मान लो क्याज़मेटा, ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर हटेगा। इसे बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा। तो डाइकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डाइकाइनेसिस को एक तरह से हम लेट प्रोफेज या एंड ऑफ प्रोफेज भी कह सकते हैं, लेट या एंड ऑफ प्रोफेज, क्योंकि इसके बाद मेटाफेज 1 शुरू हो जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, मैं फिर से रिवाइज करवाती हूं आपको। लेप्टोटीन में तो पतले पतले क्रोमोसोम्स हैं, अभी पूरा कॉम्पैक्शन चलता रहेगा। जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना है, बाइवेलेंट्स बन गए हैं, टेट्राड बन गया है, हालांकि अभी टेट्राड क्लियरली दिख नहीं रहा है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम लेटरली पेयर हो गए हैं। पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनेगा, जहां पे भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है, यानी क्रॉसिंग ओवर होनी है, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। यही वेरिएशंस एवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार स्टेज है। इसके बाद में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, एक्सेप्ट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक्स शेप का क्याज़मेटा बनेगा। तो यहां सबसे जरूरी साइनैप्स है, यहां सबसे जरूरी क्रॉसिंग ओवर हो गई, और यहां पे क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो गया। और इसके बाद में क्याज़मेटा टर्मिनलाइजेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह वापस आ जाएंगी, पूरा स्पिंडल फाइबर दोबारा बन जाएगा। डन, ये हो गया हमारा प्रोफेज 1। यानी आप देख सकते हो कि प्रोफेज 1 की तुलना अगर माइटोसिस के प्रोफेज से की जाए तो काफी लंबा है, ये लॉन्गर है, और काफी कॉम्प्लेक्स भी है, मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसे कंपेयर करें माइटोसिस के प्रोफेज से, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, तो काफी लंबा है
और काफी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, अभी तक क्रोमोसोम नंबर या डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ, फटाफट से हम आ जाते हैं मेटाफेज 1 पे। अब ध्यान से सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, क्योंकि मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 बहुत अलग है अगर हम माइटोसिस के मेटाफेज एनाफेज से कंपेयर करें। फुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा ध्यान से। देखो माइटोसिस में क्या होता था, मेटाफेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं एक लाइन में आ जाते थे। यहां ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 2 लाइन में आएंगे। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम या बाइवेलेंट, वो जो जोड़ा है चिपका नहीं है, अब कॉम्प्लेक्स नहीं है उनके बीच में, अलग अलग हो चुके हैं, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, पर वो दोनों ऐसे बीच में आएंगे तो 2 लाइंस बनेंगी। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइए हम बनाते हैं। जैसे ये हमारा सेंट्रोजोम है, ये हमारा पूरा स्पिंडल अपैरेटस है, तो 2 लाइंस में आएंगे। 2 लाइंस में मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है मान लो, ये इसका जोड़ीदार क्रोमोसोम है, ये इसका जोड़ीदार क्रोमोसोम है। इस पे कुछ व्हाइट हिस्सा आ चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, और इस पे कुछ येलो पार्ट आ चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। सेंटर में तो आ गए हैं पर 2 लाइंस में आ गए हैं। इसे आप ये भी कह सकते हो कि बाइवेलेंट्स अलाइन एट इक्वेटर, जोड़ा जो है वो बीच में आ गया है। बाइवेलेंट्स अलाइन एट इक्वेटर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये माइटोसिस होता तो ये चारों के चारों क्रोमोसोम्स एक लाइन में होते, पर अब ये 2 लाइन में है। इससे बहुत बड़ा अंतर आएगा। नाउ दूसरी घटना क्या घटती थी मेटाफेज में, स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से जुड़ते थे। पर यहां क्या होगा, देखो ये बहन है, इसका काइनेटोकोर है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, पर पोल वाला जो स्पिंडल है वो केवल यहां जुड़ेगा और पोल वाला केवल यहां जुड़ेगा। यानी स्पिंडल कहां जुड़ेगा, बहनों के पे थोड़ी ना जुड़ेगा, दोनों पे। एक बहन तो बीच में आ रही है, ये इधर जुड़ेगा और इधर जुड़ेगा। यानी स्पिंडल फ्रॉम पोल्स अटैचेस टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है बाइवेलेंट के जोड़े के, उन पर जुड़ा है, सिस्टर क्रोमैटिड पर नहीं जुड़ा, क्योंकि एक एक क्रोमैटिड तो बीच में छिपा हुआ है, ढका हुआ है। वरना क्या होता, ये एक लाइन में होते तो इस पे भी जुड़ता और इस पे भी जुड़ता, फिर ये नीचे होता तो इसके भी दोनों क्रोमैटिड पे जुड़ता। इसके कारण कितना बड़ा फर्क आएगा, आ जाओ अभी देखते हैं। अभी भी क्रोमोसोम नंबर और डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी अगर मान लो हम पेरेंट में मान रहे हैं 2C और 4, 2C और 4, तो प्रोफेज में भी क्या रहा है, प्रोफेज 1 के बाद वही 2C एंड 4 क्रोमोसोम्स अभी भी सेम रहे हैं। मेटाफेज में भी क्या रहा है, अभी भी सेम रहेगा, 2C एंड टोटल 4 क्रोमोसोम्स। अब एनाफेज में क्या होता था, आपको याद है, सिस्टर क्रोमैटिड पर दोनों तरफ से स्पिंडल जुड़ा है, तो जब शॉर्ट होता था तो प्रेशर पड़ता था, सेंट्रोमियर टूटता था, बहनें अलग होती थी, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता था। और इसीलिए जब डिवीजन एंड होगा तो दोनों में बराबर बराबर हो जाता था पेरेंट की तुलना में। पर यहां ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड पे प्रेशर तो पड़ेगा नहीं, सेंट्रोमियर पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, बस ये वाले क्रोमोसोम्स इधर चले जाएंगे, पूरे के पूरे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ जाएंगी और ये वाले इधर चले जाएंगे। सो एनाफेज में अब क्या होगा, एनाफेज में माय डियर स्टूडेंट्स वही स्पिंडल की शॉर्टनिंग होगी, पर सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा, सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूरे दोनों बहनें, ये दोनों बहनें, ये भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, पूरा जाएगा। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि बाइवेलेंट या होमोलोगस chromosomes separate and move to opposite poles, but sister chromatid अभी भी एक साथ जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रोमियर नहीं टूटा, सेंट्रोमियर डू नॉट ब्रेक। क्यों नहीं टूटा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और सेंट्रोमियर नहीं टूटा तो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग नहीं हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स डू नॉट सेपरेट।
एनसीईआरटी लिखती है सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। इससे बहुत बड़ा चेंज आ गया। अब क्रोमोसोम नंबर कितने काउंट करोगे, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम नंबर, यानी अभी भी 2C एंड 2N इज इक्वल टू 4। जबकि माइटोसिस में ये 8 हो जाता। अगर ये माइटोसिस होता और 4 क्रोमोसोम होते, चारों एक लाइन में लगते, तो चारों के 2-2-2 यानी 8 क्रोमैटिड्स अलग होते, तो 8 क्रोमोसोम नंबर होता। इसीलिए 4-4 पेरेंट डॉटर सेल में आता। पर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर नहीं डबल हुआ। क्यों डबल नहीं हुआ? क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए हैं। और इसीलिए अब जब टीलोफेज 1 होगा, साइटोकाइनेसिस 1 होगा और 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो दोनों में 4 के आधे यानी 2 और 2, बस ये ऐसे हटेगा ना, तो 2 और 2। यानी कौन सी स्टेज जिम्मेदार है क्रोमोसोम नंबर आधा करने के लिए? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ, इसीलिए डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। बस बेटा, अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। टीलोफेज 1 में क्या होगा? ये अपने एंड पे पूरा पहुंच गए हैं, एंड पे पहुंच गए हैं, तो वही सेम घिसी पिटी कहानी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी वापस आ जाएंगे, स्पिंडल पूरा का पूरा डीजनरेट हो जाएगा और क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज करके क्रोमैटिन का धागा बना लेंगे। तो टीलोफेज 1 बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा माइटोसिस में होता है। फिर साइटोकाइनेसिस 1 हो जाएगा, जैसे भी सेल प्लेट मेथड से या फरो मेथड से, जो भी प्लांट एनिमल सेल है, तो ऐसे करके ये 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। तो दोनों डॉटर सेल में आधा आधा डीएनए जाएगा, यानी 2C था, 2C का डबल हो गया था 4C। एक मिनट भाई, S के बाद डबल हो गया है ना, तो ये सब जगह 4 चलेगा। 4C हो चुका है ऑलरेडी। ये कैसे गड़बड़ लिख दी अपन ने? ऑलरेडी 4C हो चुका है ना, S में डबल हो चुका है, S में डबल हो चुका है, तो यहां भी डबल हो चुका है। अब जब 2 डॉटर सेल बनेंगे तो 2C पेरेंट जितना, क्योंकि S में डबल हुआ था। पर क्रोमोसोम नंबर 4 की जगह 2 होगा, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी जाएगी, यानी जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स, उनमें डीएनए तो 2C हो जाएगा, यानी सेम एज पेरेंट। क्यों? क्योंकि डबल हुआ था S में, और क्रोमोसोम आधे आधे ही जाएंगे, हाफ एज पेरेंट। क्यों? क्योंकि एनाफेज में डबल नहीं हुए थे। डन। ऑफ कोर्स टीलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस 1 के बाद ये होगा। अब बेटा इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना, क्योंकि इसके बाद इंटरकाइनेसिस होगी, डीएनए डबल नहीं होगा, बाकी सब कुछ डबल होगा। फिर बिल्कुल माइटोसिस होगा, बिल्कुल माइटोसिस, मतलब वही प्रोफेज में पप्पू कैन डांस वाला, मेटाफेज में 2 क्रोमोसोम है तो दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। फिर एनाफेज में वही सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर टूटेगा, तो फिर 2 के 4 हो गए एनाफेज 2 के अंदर। फिर टीलोफेज 2 नॉर्मल सब कुछ वापस से बनना हो जाएगा। फिर साइटोकाइनेसिस 2 होगा, तो इससे 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो उन दोनों के अंदर क्या होगा देखो। अब इससे जब 2 डॉटर सेल बनेंगे, इससे भी 2 डॉटर सेल बनेंगे मियोसिस 2 के बाद, तो n इज इक्वल टू 2 था, पर एनाफेज के अंदर ये डबल हुआ, माइटोसिस जैसा एनाफेज है, तो 2 की जगह 4 हुए, तो वापस से 2-2 हो जाएंगे। 4 हुए तो वो वापस से 2-2 हो जाएंगे। पर डीएनए डबल नहीं हुआ, तो डीएनए सीसी होगा, यानी डीएनए आधा हो गया। तो डीएनए आधा क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे नो डीएनए रेप्लिकेशन इन इंटरकाइनेसिस, इसीलिए डीएनए आधा हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया? डीएनए एस में एक ही बार डबल हुआ है, दोबारा डबल नहीं हुआ है, राइट? सो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एनाफेज 2 जो है, एनाफेज 2 जो है उसमें सेंट्रोमियर टूटता है, क्योंकि मेटाफेज 2 में ये एक लाइन में अरेंज हुए थे, एक प्लेन पर, माइटोसिस जैसा। सो यहां सेंट्रोमियर ब्रेक होता है और सिस्टर क्रोमैटिड भी सेपरेट होते हैं, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। आप ये समझ लो कि मियोसिस 2 इज इक्वल टू माइटोसिस, एग्जैक्टली सेम है, बस डीएनए नहीं डबल होता।
यानी अगर कोई पूछे कि मियोसिस के अंदर, इन मियोसिस न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड हुआ, तो आप क्या कहोगे? 2 बार, क्योंकि 2 बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब कुछ 2 बार हुआ है। सेल कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 बार। साइटोकाइनेसिस 2 बार हुआ है, यानी मियोसिस के अंदर न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन 2 बार हुआ है। एक बार मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में। पर डीएनए कितनी बार डबल हुआ है? एक ही बार। डीएनए रेप्लिकेशन ओनली वंस, मियोसिस 1 के पहले एस फेज में, इंटरफेज में। अच्छे से समझ आया? मेन क्वेश्चन कहां से बनता है कि एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर नहीं टूटता, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर टूटता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। अच्छे से समझ में आ गया सबको? बस आइए अब आपको फटाफट से डायग्राम दिखा देती हूं। ये देखिएगा, यहां आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखो प्रोफेज शो कर रहे हैं, ये लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, लाइट पिंक और डार्क पिंक, यानी ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहां ये ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, यानी ये क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं। तो इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकनाइसिस हो गया। नाउ मेटाफेज में ये देखो 2 प्लेन्स में अरेंज्ड है, क्योंकि ये मेटाफेज 1 है, माइटोसिस जैसा नहीं है। देखो मेटाफेज 2 में देखो सब एक ही लाइन में है, जितने क्रोमोसोम है एक लाइन में है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। नाउ क्योंकि ये 2 प्लेन में अरेंज है, इसीलिए बहनें अलग नहीं होंगी। ये देखो 4 यानी 2 क्रोमैटिड अभी भी जुड़े हुए हैं। ये एनाफेज 1 है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ और इसीलिए डॉटर सेल में आधा हो जाएगा। लेकिन एनाफेज 2 में देखो सेंट्रोमियर टूटेगा, क्योंकि सब एक लाइन में है, प्रेशर पड़ेगा, तो यहां देखो एक बहन और ये उसकी दूसरी बहन, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, इसीलिए ओरिजिनल सेल जितना पहुंचता है। और बस ये तो कुछ भी नहीं है। टीलोफेज, टीलोफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह वापस बन जाएगी, फिर पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो 2 सेल बन जाएंगे। पर ध्यान से देखो, पेरेंट के पास 4 सेल थे, 2 और 2 4 सेल, पर दोनों डॉटर सेल के पास 2-2 ही पहुंचे क्रोमोसोम्स। पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे, पर डॉटर सेल के पास 2-2 ही पहुंचे। क्यों? क्योंकि यहां पे डबल नहीं हुए। और जितने 2-2 हैं बस उतने पूरे 2-2 रहे मियोसिस 2 के बाद, साइटोकाइनेसिस 2 के बाद भी उतने ही रहे। तो मैं दोबारा बोल देती हूं, एनाफेज 1, एनाफेज 2। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर नहीं टूटा, एनाफेज 2 में टूटा। एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं हुए, अभी भी जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर में, एनाफेज 2 में अलग हुए। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। डीएनए मियोसिस 2 के बाद आधा होगा, क्योंकि इंटरकाइनेसिस में डबल नहीं हुआ। मियोसिस 1 के बाद सेम रहेगा पेरेंट जितना, क्योंकि एस फेज में डबल हुआ था। मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ, क्योंकि एनाफेज 1 में डबल नहीं हुआ था। क्यों डबल नहीं हुआ था? क्योंकि सेंट्रोमियर नहीं टूटा था, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं अलग हुए थे। क्यों अलग नहीं हुए थे? क्योंकि मेटाफेज में जोड़े के रूप में सेंटर में अरेंज हुए। डन। चलिए बाकी सिग्निफिकेंस मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं। विकास के अंदर वेरिएबिलिटी एंड पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशीज दर स्पीशीज सेम रखने के लिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है, समरी लेक्चर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आई होप आपको मजे आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। मियोसिस में एक बात और ध्यान रख लेना कि मेल गैमीट बनते टाइम 1 से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी 4 स्पर्म्स बनेंगे। पर फीमेल बनते टाइम बनते तो 1 से 4 ही हैं, पर फंक्शनल एक ही रहता है। तो 200 अंडे बनाने के लिए 200 मियोसिस लगेंगे, पर 200 स्पर्म बनाने के लिए 200 डिवाइडेड बाय 4 यानी 50 मियोसिस में काम हो जाएगा। वहां नहीं काम होगा 50 में, क्योंकि 50 से जो 200 बन रहे हैं उसमें से 150 तो वेस्ट हो रहे हैं, केवल 50 काम आ रहे हैं। तो एग के लिए जितने एग उतने मियोसिस, और स्पर्म के लिए जितने स्पर्म डिवाइडेड बाय 4 उतने मियोसिस। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपको थैंक यू तो बोल दिया, बट एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है। चलो आ जाओ यहां समझते हैं, क्योंकि इस पे कॉमनली क्वेश्चन आता है। आइए समझते हैं। हम माइटोसिस में जब बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, इससे 2 बन गए, पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता।
यानी ये 2 सेल नहीं बनेंगे, 1 सेल विथ 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। ऐसे ही फिर से न्यूक्लियस डिवाइड हुए पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, यानी 1 सेल विथ 4 न्यूक्लियस हो गया। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और उसके कारण से सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाएगा। यानी एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, जिसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं, और इसी को टेक्निकली साइंटिफिकली सिंसाइशियम कहते हैं। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। नारियल पानी जो है यानी कोकोनट, उसका जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो ऐसे ही बनता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं फाइनली आपको थैंक यू बोलती हूँ, एंड ऑल माय लव, ऑल माय ब्लेसिंग्स। आई होप यू हैव एंजॉयड द समरी लेक्चर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।